हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। भाई आपको बता चुके हैं, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी, और जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं किसी भी रिएक्शन में। मान लिया किसी रिएक्शन में 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ध्यान से समझना भैया, कैसे ऑर्डर 3 हो जाएगा? अगर ये तीनों लोग वेग को निर्धारित कर रहे हैं, अगर इनमें से 2 लोग वेग को निर्धारित कर रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। एक आदमी वेग को निर्धारित कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। यानी हमने आपको बताया था कि किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अणुओं की संख्या को उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, और जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं उसे उसका ऑर्डर यानी उसकी कोटि कहते हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर कौन सी पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग? सेकंड ऑर्डर। इंपॉर्टेंट कौन सी है? 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाली भी ठीक है, आप पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। चलो समझाते हैं। पहला क्या है? सेकंड ऑर्डर क्या होती है? वह रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट या रिएक्शन की वेलोसिटी 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। हमने पहले ही बता दिया है, जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो मॉलिक्यूलरिटी है। उनमें से अगर 2 लोग वेग को निर्धारित कर रहे हैं तो कहलाएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भाई, ठीक है। अब वो 2 कौन से होंगे, ये भी सोचने वाली बात है कि भैया वो 2 एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने यहां पर भाई 2 एग्जाम्पल लेके दिखाए हैं। ध्यान से समझना, पूरा एक्सप्रेशन आपको करके दिखाएंगे। देखो इसमें भाई हमने लिया है एथिल एसीटेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने रिएक्शन कराई है। सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बना है भाई, ठीक है। यहां पर देखो ये अलग आदमी है, ये अलग आदमी है, 2 अलग अलग व्यक्ति रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों ही वेग को निर्धारित करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये कहलाएगी भाई, ठीक है। यहां पर O3 माने क्या होता है? ओजोन। ओजोन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। तो यहां पर भी क्या है भैया? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यहां पर दोनों अलग अलग हैं और यहां पर दोनों ओजोन ही हैं। तो ये डेरिवेशन 2 तरीके से होगा भैया। कब? अगर 2 लोग जो वेग को निर्धारित कर रहे हैं वो एक जैसे हैं तो डेरिवेशन अलग तरीके से होगा, अलग अलग है तो अलग तरीके से होगा भाई, ठीक। तो हमने सबसे पहले हेडिंग डाली When reactants are like का मतलब होता है समान, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक जैसे हैं भैया। एक जैसे का मतलब जैसे O3 वाले दोनों हैं भैया, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया कि मान लिया हमारे पास स्टार्टिंग में A था, कैपिटल A था भाई, ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्या बन रहा है? मान लिया प्रोडक्ट बन रहा है। जो कैपिटल A जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो मान ले रहे हैं इसका जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, इसकी जो मात्रा है वो हमारे पास कितनी है? A है। अरे रिएक्शन को कराने के लिए कुछ मात्रा तो लेके आओगे ना, तो मान ले रहा है A की मात्रा कितनी है हमारे पास? A है। अभी शुरुआत में लेके आए हैं, रिएक्शन नहीं हुई है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा? 0 होगा। थोड़ी देर के बाद मान ले रहे हैं भैया प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, X मात्रा खर्च हो गई। तो जब X मात्रा खर्च हो गई तो कितनी बचेगी भैया? तो A माइनस X बचेगी। थी कितनी? A। खर्चा कितनी हो गई? X। तो बचेगी कितनी? A माइनस X। यानी सरल भाषा में अगर हमारे पास भैया जब हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो शुरुआत में कुछ चीज लेके आनी पड़ेगी ना भैया। अगर चाय बना रहे हो तो शुरुआत में चाय पत्ती भी चाहिए, पानी भी चाहिए, इस तरीके की चीजें चाहिए ना। तो इस तरीके से भाई शुरुआत में कितना है? A। खर्चा कितना हो गया? X। तो बचेगा कितना? A माइनस X भैया, ठीक। तो द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा समझो भाई जरा। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? हमने आपको बताया था जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इस प्लेलिस्ट को अगर आप पूरा देख रहे हो तभी मजा आएगा भाई, टुकड़ों टुकड़ों में देखोगे मजा नहीं आएगा भैया, ठीक है। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? जैसे हमने आपसे कहा था चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, वैसे ही केमिस्ट्री है। यहाँ पे ये दूरी नहीं होगी, यहाँ पे ये चेंज इन कंसंट्रेशन होगा, सांद्रता बटा समय होगा भाई, ठीक है। तो चाल बराबर सांद्रता बटा समय आ गया। ये सांद्रता बटा समय ही क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर सेकेंड ऑर्डर है तो कितने पे निर्भर करेगा? तो 2 पे निर्भर करेगा। तो हमने लिख दिया भैया कि जो dx/dt है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन वो निर्भर करेगा। निर्भर करने के लिए क्या लगाते हैं? प्रोपोर्शनल का निशान लगाते हैं, समानुपाती का निशान लगाते हैं। मात्रा थी कितनी? A। खर्चा कितनी हो गई? X। तो बची कितनी? A माइनस X। तो भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा? A माइनस X पर डिपेंड करेगा। लेकिन सेकेंड ऑर्डर है तो पावर कितनी लगा देंगे? 2, क्योंकि भैया 2 पावर पे डिपेंड करेगा, सीधी बात है। समानुपाती हटा दिया हमने, एक नियतांक क्या लगा दिया भाई? K लगा दिया। तो अब जरा ध्यान से देखो, dx/dt बराबर आ गया Ka माइनस X का स्क्वायर भाई, ठीक है।
एक्स एक्स को हम एक तरफ कर लेंगे भाई, सीधी सी बात, समानुपाती हटाया, एक नियतांक हमने क्या लगा लिया भैया, के लगा लिया, एक्स एक्स को एक तरफ कर लिया, a माइनस एक्स स्क्वायर नीचे ले आए, dt को ऊपर ले गए, तो dx अपान a माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया k dt भाई, ठीक है। इसका हम लोग समाकलन करेंगे भैया, ठीक। मैथ वाले बच्चों को पता है, बायोलॉजी वाले लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे भाई, ठीक है। जब इसका समाकलन हम करेंगे तो समाकलन भैया जब करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो समाकलन आएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x माइनस में चल रहा है भाई, ठीक है। तो जब इसका समाकलन करेंगे, सभी को पता है समाकलन के लिए ऐसे करके सांप का निशान लगा देते हैं, लगाओ लगाओ, वरना कोई बात नहीं भैया। इंटीग्रेशन का निशान क्या होता है, ऐसे करके सांप का निशान लगाओ, संग में dx यानी x के सापेक्ष समाकलन, संग में dt यानी t के सापेक्ष समाकलन, तो यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, k क्या है, नियतांक है, तो 1 अपान a माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन रह जाएगा भैया 1 अपान a माइनस एक्स भाई, ठीक है। k नियतांक है, ऐसे ही आ जाएगा, और d का भैया जो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। हम तो ऐसे भी समझा देते हैं, सांप d को खा जाएगा, बचा हुआ t आ जाएगा। प्लस में जो i कहां से उठा ला है भैया, i माने होता है समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कई बच्चों ने भैया 12th क्लास में c से भी लिखा होगा इसे, ठीक है। तो जब भी कभी समाकलन करते हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस चल रहा है x के संग में, समझना भैया कि x जो है वो माइनस में चल रहा है, तो जब 1 अपान a माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो वो 1 अपान a माइनस एक्स रह जाएगा, k आ जाएगा, समाकलन 1 का t हो जाएगा तो kt हो गया। और जब कभी समाकलन करते हैं तो साथ में एक नियतांक लगाते हैं जिसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, तो आप उसे c से लिख लेना, चाहे i से लिख देना, ठीक भाई। ये समाकलन यानी इंटीग्रेशन हो गया। जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये जो समाकलन नियतांक यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग निकाला करते हैं। कैसे निकालेंगे आइए दिखाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने लिखा जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 होगी। समझो भैया कि जब t इक्वल्स टू 0 तब x की वैल्यू भी 0। क्या है भाई, समझो, शुरुआत में मात्रा कितनी थी, a। उस समय मात्रा कितनी, उस समय भैया जो प्रोडक्ट बना था कितना बना था, 0 बना था। t समय के बाद मात्रा खर्च हो गई थी x, ये देखो, तो t समय के बाद मात्रा खर्च हुई ना x। पहले जब t का मान 0 था, मतलब जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी तो x था ही नहीं, प्रोडक्ट बना ही नहीं था, अभी तो 0 था ना। तो जब t 0 होगा तो x भी 0 होगा, यानी प्रोडक्ट अभी नहीं बना होगा। इस इक्वेशन में हम रख देंगे t बराबर 0, x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखोगे तो 1 अपान a बचेगा, यहाँ t बराबर 0 रखोगे तो केवल i बचेगा, तो i का मान कितना आ जाएगा, 1 अपान a आ जाएगा। इस मान को हम लोग इस समीकरण में रख देते हैं भाई, ठीक है। समाकलन करने के बाद जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं और उस समाकलन कांस्टेंट की वैल्यू को रख देते हैं भाई, ठीक है। तो जरा देखो क्या आएगा, 1 अपान a माइनस एक्स है, देखो a माइनस एक्स आ गया, kt है, kt आ गया, और i जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें भैया रेट कांस्टेंट यानी k की वैल्यू निकालनी है सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो kt को यहीं रहने दिया, 1 अपान a माइनस एक्स आया, 1 अपान a प्लस का इधर लाओगे तो माइनस का 1 अपान a हो गया। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, इसकी गुणा इससे करो, इसकी इससे करो और इसकी इससे करो, तो नीचे वालों की आपस में गुणा कर दी, इसकी गुणा इससे कर दी, माइनस लगा दिया, इसकी इससे कर दी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आगे t को नीचे भेज देंगे, तो k बराबर आ गया 1 अपान t x अपान a माइनस एक्स भाई, ठीक है। ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, खुद भी एक बार प्रैक्टिस करना बैठ के, आसान है भैया। जब कभी भी दोनों एक जैसे थे तब हमने क्या किया भैया, हमने कहा कि जो रेट है सेकेंड ऑर्डर है तो वो रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, a माइनस एक्स पे डिपेंड करेगा। पावर कितनी होगी, 2, समानुपाती हटाया, k लगाया, x x वाले एक तरफ कर लिए, बाकी एक तरफ कर लिए, समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट i लगाया, i की वैल्यू के लिए t का मान 0 रख दिया, x का मान 0 रख दिया, जो मान आया उसे उठा के रख दिया, और ये आ गया भैया जब दोनों की वैल्यू एक जैसी, जैसे ओजोन वाला, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है, जैसे CH3 COO C2H5 प्लस NaOH, दोनों की वैल्यू अलग अलग है ना, तो फिर अलग अलग मानना भी पड़ेगा। तो हमने लिखा When reactant are unlike, यानी अगर दोनों अलग अलग हैं तब रिएक्शन कैसी होगी भाई, तो रिएक्शन होगी कुछ ऐसी, a प्लस b से बनेगा प्रोडक्ट, यानी a क्रिया करेगा b से बनाएगा प्रोडक्ट। शुरुआत मान लिया आपकी इसकी वैल्यू कितनी है a, इसकी कितनी है b, अभी t का मान 0 है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। थोड़ी देर के बाद मान लिया x खर्चा हो गया तो इसका बचेगा a माइनस एक्स, इसका बचेगा b माइनस एक्स। सेम तरीका है भैया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, फटाफट से बताओ। रेट डिपेंड करेगा
मात्रा पे, तो dx अपॉन dt इसकी वैल्यू कितनी बची a माइनस एक्स, इसकी कितनी बची b माइनस एक्स। अब की अलग अलग है, पहले एक ही था तो इसका स्क्वायर हो गया था भाई, ठीक है। dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स को उठा ला नीचे, इंटीग्रेशन करने के लिए, समाकलन करने के लिए एक्स एक्स वाले एक तरफ होने चाहिए, बाकी एक तरफ होने चाहिए। डायरेक्ट 1 अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स का कोई समाकलन नहीं होता है। तरीका यह होता है भैया, इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ना पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन इसके करने पड़ते हैं। तो स्प्लिटिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर। आंशिक भिन्नों का क्या मतलब है, भिन्न की फॉर्म में लिख देंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन a माइनस बी, 1 अपॉन b माइनस एक्स माइनस का a माइनस एक्स। इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब यह है कि अगर आप इसे सॉल्व करोगे, इस वाली वैल्यू को, समझो भाई ये तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यही वाला पोर्शन आ जाएगा। कैसे आएगा, आप इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर इधर क्या आएगा, a माइनस एक्स आएगा, माइनस का क्या आएगा, b माइनस एक्स आएगा, बटे में भैया ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा भैया, क्या बचेगा, a माइनस b बचेगा, और बटे में b माइनस एक्स और a माइनस एक्स बचेगा, यानी दोबारा से a माइनस बी से a माइनस बी भी कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ बटे में a माइनस एक्स और b माइनस एक्स बचेगा। यानी कुछ ऐसा लिख दो इसे कि ये भिन्न की फॉर्म में भी आ जाए और बदले भी ना, क्योंकि मौसी घर नहीं अपने हिसाब से बदल लोगे। तो 1 अपॉन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दी और इस तरीके से लिख दिया 1 अपॉन b माइनस एक्स माइनस का 1 अपॉन a माइनस एक्स। जब आप इसे हल करोगे तो दोबारा से कट पिट के यही आ जाएगा। इससे फायदा क्या होता है, अब ये 1 अपॉन x की फॉर्म में आ गया है और 1 अपॉन x का समाकलन log x होता है। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन यानी नियतांक यानी इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया भाई, ठीक। 1 अपॉन a माइनस बी नियतांक का बाहर आ गया, 1 अपॉन x का हो जाएगा log a माइनस एक्स। ध्यान से समझो, 1 अपॉन x का होता है log x, समझिए भैया 1 अपॉन x का होता है log x, तो 1 अपॉन b माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, log b माइनस एक्स। लेकिन x के संग में माइनस चल रहा है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ फिर माइनस लगाएंगे। 1 अपॉन a माइनस एक्स का log a माइनस एक्स होगा, लेकिन x के संग में माइनस चल रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, बराबर में k आएगा, खाली 1 है तो इसका समाकलन t हो जाएगा और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट i आ जाएगा भाई, ठीक है। तो अब इसे कैसे लिख सकते हो, सबको पता है log m माइनस का log n बराबर होता है, जब भी कभी चल रहा हो log m माइनस का log n, तो उसे लिख सकते हैं log m अपॉन n। तो log लिख दिया, m लिख दिया, माइनस वाला n को नीचे लिख दिया हमने, बराबर में kt प्लस i है। दोबारा से हमें i की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रख दिया, t की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू देखो 0 तो ये log a अपॉन b बचेगा, t की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, यानी i बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a माइनस b log a अपॉन b। i की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, देखो रख दिया भैया, ये मान पूरा ऐसे ही है, kt ऐसे ही है, i की वैल्यू रख दी। क्या करोगे, इसे उधर उठा लाओ, इधर लाओगे तो 1 अपॉन a माइनस b यहाँ भी है, 1 अपॉन a माइनस b यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन a माइनस b देखो कॉमन आ गया, और ये पूरा log m हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का log n हो जाएगा, तो log m अपॉन n हो जाएगा, यानी log a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस बटे में a अपॉन b आएगा, और जब a अपॉन b ऊपर जाएगा तो वो b अपॉन a हो जाएगा भाई, ठीक है। t को नीचे भेज देंगे तो k बराबर आ जाएगा 1 अपॉन t a माइनस b log b a माइनस एक्स अपॉन में a b माइनस का x भैया, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से द्वितीय कोटि के लिए जब एक जैसे मॉलिक्यूल्स हो तब, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो तब हम लोग डेरिवेशन को कर सकते हैं भाई, ठीक है। और इसके लिए जो k का मात्रक होता है, जो यूनिट होती है k के लिए, वो लीटर प्रति मोल सेकंड होती है भैया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जो लोग कोर्स में देख रहे हो, सारी पीडीएफ पुरानी अपलोड कर दी गई हैं, जो अभी तक क्लासेस यहाँ पे अपलोड हुए हैं। इसके अलावा ये भरोसा बैच है जो यूट्यूब पर लोग देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी BDKDN BSc पर, ठीक है भैया। एक दो लोग कमेंट कर रहे थे, तो भैया जो पीडीएफ आपको नहीं मिली है आप कमेंट कर देना, सारी पीडीएफ इकट्ठी डला दी जाएंगी, क्योंकि हकीकत ये है कि ये पीडीएफ सारी सिस्टम में पड़ी हुई है, और टेलीग्राम जो है वो फोन से हम चलाते हैं तो कई बार भूल जाते हैं। बाकी कोर्स वगैरह में ये सब अपलोड हो गया, यहाँ पर भी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, करना सिर्फ इतना है, टेलीग्राम को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइएगा, साइड में फाइल्स का ऑप्शन आएगा, सर्च कर लोगे आराम से पीडीएफ मिल जाएगी, वरना हम दोबारा भी डलवा देंगे, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।